दोस्तों नमस्कार। आजकल मैं बात कर रहा हूँ एक एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है द नाइट एजेंट। एपिसोड 5 की शुरुआत 4 साल पहले के समय को दिखाते हुए होती है और हम देखते हैं बेन अल्मोरा न्यू ज्वाइनी सीक्रेट एजेंट को स्पीच दे रहा होता है। वहीं हम चेल्सा को देखते हैं जिसने आज सीक्रेट सर्विस ज्वाइन किया था। वहीं उसकी मदर आती है उससे मिलने के लिए और उसे कांग्रेचुलेशन बोलती है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं पीटर और रोज चेल्सा से मिलने जाते हैं और उससे पूछते हैं कि जिस दिन मेट्रो में बम ब्लास्ट हुआ हमने देखा तुम वहाँ के एक कैफे में बैठी थी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम उस दिन किसको प्रोटेक्ट कर रही थी? तो चेल्सा मना कर देती है। वो बोलती है ये कॉन्फिडेंशियल है और मैं तुम्हें नहीं बता सकती। यहाँ पीटर और रोज ये जानना चाहते थे कि उस दिन का टारगेट कौन था, वो बम ब्लास्ट किसके लिए कराया गया था। अब पीटर और रोज लाइब्रेरी की तरफ चले जाते हैं और हम देखते हैं चेल्सा अपने बॉस बेन अल्मोरा को कॉल करती है और उसको बताती है कि पीटर मैडी के बारे में पूछ रहा था और उसने ये भी बोला कि वो एक स्पेशल असाइनमेंट पर है और उसे एक काम डियाना फार ने दिया है। तो बेन बोलता है उसको बोलो मेडी इन्वॉल्व नहीं थी और इधर बेन अब डियाना फार से मिलता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या कर रही हो, क्या तुम अलग से कोई इन्वेस्टिगेशन चला रही हो जिसके बारे में हमें नहीं पता। तुम्हारा पालतू कुत्ता पीटर वहाँ जाकर मेरे एजेंट से पूछताछ कर रहा है, वो भी बिना हमें इन्फॉर्म किए। तो डियाना पीटर को कॉल करती है लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। और वहीं दूसरी तरफ हम पीटर और रोज को देखते हैं, दोनों लाइब्रेरी में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो पीटर बोलता है मुझे एक बात का डाउट है, मेट्रो बम ब्लास्ट का केस बहुत जल्दी बंद हो गया था और उसको लीड हॉकिंस कर रहा था। तो रोज बोलती है क्या कोई तरीका है कि जिससे हमें पता लगा सके कि हॉकिंस ने पिछले 1 साल में क्या क्या काम किए? तो पीटर बोलता है व्हाइट हाउस से पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, हम उसकी वाइफ से मिल सकते हैं। और वही पीटर उस अंगूठी का भी जिक्र करता है जो किलर ने पहन रखा था। तो रोज बोलती है मैं लाइब्रेरी में बैठकर उसके बारे में कुछ पता करती हूँ और तब तक तुम हॉकिंस की वाइफ से मिलो। अब हम देखते हैं जब पीटर वहाँ से निकलता है तभी उसके पास चेल्सा का कॉल आता है और वो बोलती है कि जिस दिन मेट्रो में बम ब्लास्ट हुआ मेडी वहाँ नहीं थी। तो पीटर बोलता है अगर मेडी वहाँ नहीं थी तो तुम किसकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर तैनात थी? वो कुछ भी बताने से मना कर देती है। तो चेल्सा पूछती है कि अगर तुम्हें मेडी के बारे में कोई जानकारी हो या कोई रिस्क हो तो मुझे बता सकते हो। तो पीटर बोलता है अगर मेडी उस दिन वहाँ पर नहीं थी तो मेडी से रिलेटेड नहीं है। तो चेल्सा बोलती है इसका क्या मतलब है? पीटर बोलता है तुम अच्छे से जानती हो और यह कहकर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। और वही दूसरी तरफ हम मेडी को देखते हैं जो अपने आर्ट के क्लास में होती है। जब वहाँ से जाने लग तो मेडी पर्ची पे लिखकर कुछ वहाँ रखती है अपने आर्ट टीचर के लिए। उसके जाने के बाद वो आर्ट टीचर उसका नोट पढ़ता है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बेन अल्मोरा, डियाना फार और एक और ऑफिसर के साथ एक मीटिंग होती है जहाँ बेन बोलता है कि FBI एजेंट पीटर जॉर्ज टाउन गया था और मेरे एजेंट से मिला और उसने बोला कि मेडी खतरे में है और उसको लेकर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और साथ ही उसके साथ रोज नाम की एक सिविलियन भी थी। जब डियाना से इसके बारे में पूछा जाता है तो बोलती है मैंने ही पीटर को रोज की सिक्योरिटी के लिए असाइन किया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि पीटर जॉर्ज टाउन क्यों गया था मेडी के बारे में पूछने के लिए। मैंने उसे कॉल किया था, उसने मेरा फोन नहीं पिक किया। तो बेन बोलता है आखिर वो तुम्हारा फोन क्यों नहीं पिक कर रहा? तो डियाना बोलती है पहली बात उस होटल से रोज की सिक्योरिटी को हटाना और दूसरी बात हॉकिंस की मौत, उसके बाद से कहीं पीटर को कॉल ट्रैक ना हो जाए इसलिए हमने कम्युनिकेशन कम कर रखी है और पीटर पर मुझे पूरा भरोसा है, मैं शाम तक आपको पूरी रिपोर्ट दूंगी। अब प्रेसिडेंट सबको बाहर जाने के लिए बोलती है, वहाँ सिर्फ डियाना होती है। तो डियाना प्रेसिडेंट को बताती है कि पीटर उस इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर रहा है जिसको कैम्बेल ने अधूरा छोड़ दिया था। तो प्रेसिडेंट बोलती है उसकी जान खतरे में हो सकती है, उसे वापस बुला लो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पीटर FBI के डिप्टी डायरेक्टर हॉकिंस के घर जाता है और उसकी वाइफ से बोलता है वो भी हॉकिंस के साथ में एक केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। और तभी पीटर की नजर एक फोटोग्राफ पर पड़ती है तो पूछता है क्या आप भी पहले FBI में काम करती थी? तो बोलती है हाँ, शादी से पहले मैं हॉकिंस के साथ FBI में काम करती थी लेकिन मुझे FBI छोड़े 20 साल हो गए। तो पीटर बोलता है कि हॉकिंस और मैं उस ग्रुप का हिस्सा थे जो लोग मेट्रो बम ब्लास्ट के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो पीटर पूछता है कि क्या आपको कुछ पता है या हॉकिंस ने आपको कुछ बताया हो? तो हॉकिंस की वाइफ बताती है देखो हॉकिंस अपने काम के बारे में मुझे कुछ नहीं बताता था और मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ भी तो नहीं बचा है और पिछले 3 दिनों से FBI के लोग रोजाना मुझसे यही पूछते हैं। तो पीटर बोलता है मैं समझ सकता हूँ आप कैसा फील कर रही हो। वो बोलती है बिल्कुल तुम नहीं समझ सकते कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। अब पीटर बताता है कि जब वो 16 साल का था तभी उसके फादर के ऊपर ऐसा ही आरोप लगा था। आरोप साबित होता इसके पहले ही मेरे फादर की एक
एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और तब से लेकर आज तक मेरे पास उन सवालों के कोई जवाब नहीं है। ऐसे तो मेरे फादर कई साल पहले मारे गए, लेकिन आज भी लोग अपने सवालों से उन्हें रोज मारते हैं और मैं नहीं चाहता कि ये सब तुम्हारे साथ हो, तुम्हें भी कल हॉकिंस को लेकर ऐसे जवाब देने पड़े। तो पीटर बोलता है यहाँ दो बातें हो सकती हैं, या तो हॉकिंस उन लोगों से मिले हुए थे और उनके साथियों ने उनको मार दिया, और दूसरी बात ये भी हो सकती है हॉकिंस सच के इतने करीब आ गए थे कि उन्हें मार दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ हम रोज को देखते हैं जो लाइब्रेरी में बैठी होती है और अंगूठी पे बने उस निशान के बारे में सर्च कर रही होती है। अब सीन शिफ्ट होकर दोबारा पीटर पर आ जाता है, जहाँ पीटर हॉकिंस की वाइफ से बोलता है मैंने आपसे झूठ बोला था, मैं हॉकिंस के साथ काम तो करता था लेकिन हॉकिंस मुझे पसंद नहीं करते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हॉकिंस को इंसाफ ना मिले। तो हॉकिंस की वाइफ बोलती है झूठ तो मैंने भी बोला था, क्योंकि हॉकिंस अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करते थे। और वो बताती है मेट्रो बम ब्लास्ट का केस जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उन्हें कुछ मिला जो कि एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर कंपनी की तरफ इशारा कर रहा था और उसका नाम है टर्न लेक इंडस्ट्रीज। और जिस दिन हॉकिंस गायब हुए उस दिन उनकी उस कंपनी के सीईओ के साथ मीटिंग थी और मैंने महसूस किया कि उस दिन हॉकिंस काफी नर्वस भी थे और उनके चेहरे पर मैंने खौफ महसूस किया था। और वो बोलती है इससे ज्यादा मुझे कुछ भी पता नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मैडी के आर्ट टीचर को देखते हैं। जब वो अपने घर पर जाता है तो हम देखते हैं उसके साथ एक और आदमी होता है। तो आर्ट टीचर उसे बताता है कि मैडी आज रात में यहाँ आ रही है। ये बात सुनकर उसका रूम पार्टनर बहुत ही खुश होता है, लेकिन हम देखते हैं वो आर्ट टीचर गिल्ट महसूस कर रहा था क्योंकि उसने मैडी से झूठ बोला था। वो मैडी को धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर भी वो किसी मकसद की बात कर रहे थे और बोल रहे थे इस मकसद के लिए इतना झूठ बोलना सही है। और वही दूसरी तरफ हम एरिक को देखते हैं, वो बेन अल्मोरा से मिलता है। तो बेन अल्मोरा उस रात कैफे में हुई घटना के बारे में बताता है जहाँ पर मैडी पर हमला हुआ था। वो बताता है कि रिपोर्ट रेडी है, अगर तुम इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हो तो बता सकते हो। तो वही एरिक बताता है कि चेल्सा का काम करने का तरीका हम लोगों से अलग है, वो न्यू जनरेशन की लड़की है और मैं देखता हूँ वो मैडी के साथ काफी फ्रेंडली रहती है। अब सीन शिफ्ट होता है और मैडी तैयार हो रही थी उस आर्ट टीचर से मिलने के लिए, हालांकि उसने चेल्सा से झूठ बोला था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पीटर और रोज को देखते हैं। तो रोज पीटर से पूछती है कि तुम्हें वहाँ क्या पता चला। तो पीटर बताता है कि हॉकिंस की वाइफ जैसे बता रही थी हॉकिंस तुम्हारे आंटी अंकल के काफी करीब था और वो तुम्हारे आंटी अंकल के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए ही मारा गया। इसका मतलब हॉकिंस गद्दार नहीं है, व्हाइट हाउस में गद्दार कोई और है। और वही रोज बताती है कि उस अंगूठी के निशान के बारे में मैंने कुछ पता किया है। वो बताती है कि अंगूठी का निशान यूगोस्लाविया के रॉयल फैमिली से मिलता जुलता है। और वही रोज इंटरनेट पर एक केस फाइल दिखाती है जिसमें हमें एक सस्पेक्ट का फोटोग्राफ दिखाया जाता है और न्यूज होती है उस आदमी पर पुलिस को शक था कि उस रॉयल फैमिली के एक मेंबर एंड्रियाज के गायब होने में इसका हाथ है, लेकिन उस सस्पेक्ट का वहाँ कोई नाम नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं वो सस्पेक्ट बिल्कुल ही उस किलर डेल से मिलता है। और वही रोज बताती है कि जब एंड्रू गायब हुआ उसके कुछ दिन पहले ही उसने प्रेस में एक अमेरिकन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का नाम लिया था और उसके बाद वो गायब हो गया। तो पीटर बोलता है उसका नाम होगा टर्नलेक इंडस्ट्री। रोज बोलती है बिल्कुल सही। तो पीटर बोलता है इसका मतलब इस केस से टर्नलेक का कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। और वहीं डेल ने उस रॉयल फैमिली के मेंबर को मारा और फिर उसकी अंगूठी खुद ही पहन ली। अब पीटर डियाना को कॉल करता है। तो पहले डियाना पूछती है कि तुम ये बताओ तुम मैडी के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ क्यों कर रहे थे। तो पीटर बोलता है मुझे डाउट था कि मैडी की जान खतरे में है, लेकिन हमें वहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन हमें किलर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। वो पूछता है कि आप टर्नलेक इंडस्ट्री के बारे में क्या जानती हैं। तो डियाना बोलती है मैं जानती हूँ वो सिक्योरिटी कॉन्टेक्ट लेती है दुनिया भर में। तो पीटर बोलता है मुझे लगता है उस किलर का टर्नलेक इंडस्ट्री से कुछ न कुछ तो कनेक्शन है। तो डियाना बोलती है तुम रोज को लेकर और सारे एविडेंस को लेकर व्हाइट हाउस में मुझसे मिलो। और वही रोज यूएस की एफएसी वेबसाइट पर जाती है जहाँ वो चेक करती है कि किसने किसको पैसे डोनेट किए। तो देखती है टर्नलेक इंडस्ट्री ने बहुत सारे पैसे वाइस प्रेसिडेंट रेडफील्ड को ट्रांसफर किए थे। तो पीटर को पता चल जाता है कि रेडफील्ड ही वो गद्दार है। जब रोज टर्नलेक इंडस्ट्री के सीईओ का नाम चेक करती है तो देखती है
उसका नाम गॉर्डन लीक होता है और बाद में वो इंटरनेट पर गॉर्डन लीक और रेडफील्ड के बारे में चेक करती है तो देखती है दोनों के बहुत सारे फोटोग्राफ इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं। तो पीटर रोज को बोलता है सारे एविडेंस कलेक्ट करो, हमें आज व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करना है। प्रेसिडेंट का नाम सुनकर रोज चौंक जाती है। तो पीटर बोलता है वेलकम टू द पार्टी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम चेल्सा और एरिक को देखते हैं, जहाँ चेल्सा एरिक को बोलती है कि आज रात वो अपने शिफ्ट को कंटिन्यू करेगी और एरिक को रेस्ट लेना चाहिए। तो एरिक बोलता है मुझे लगता है कि उस कैफे वाली घटना के बाद तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। तो चेल्सा बोलती है ऐसा नहीं है, आज मेरी रात में एक आर्ट एग्जीबिशन में जाने वाली है और मैं चाहती हूँ कि वो वहाँ पर कंफर्टेबल रहे, तो इसलिए मैं तुम्हें आज रेस्ट दे रही हूँ। अब हम देखते हैं मैडी उस आर्ट एग्जीबिशन में जाती है और चेल्सा अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर होती है। अब मैडी वॉशरूम जाती है और हम देखते हैं चेल्सा वहाँ बाहर खड़ी होती है। जब काफी देर तक मैडी बाहर नहीं आती है तो चेल्सा उसको आवाज लगाती है। कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर चेल्सा अंदर जाती है तो देखती है मैडी ने वहाँ शीशे पर लिख रखा था कि आई एम सॉरी चेल्सा, आई विल बैक सून। और चेल्सा देखती है मैडी का मोबाइल भी वहीं पर होता है और चेल्सा देखती है कि बाथरूम का बाहर का विंडो खुला हुआ था। इसका मतलब मैडी उसी के रास्ते बाहर चली गई। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एरिक कुछ एजेंट के साथ में बैठकर प्लेइंग कार्ड खेल रहा होता है और बातें कर रहा होता है। तभी उन सबको अलर्ट आता है और अब हम देखते हैं मैडी अपने आर्ट टीचर के घर पहुंच जाती है और दूसरी तरफ चेल्सा अपने टीम को गाइड करती है कि यहाँ के सारे सीसीटीवी चेक करो और बाकी लोगों को बोलती है कि यहाँ के एरिया को सर्च करना शुरू करो। पहले हम 1 किलोमीटर का दायरा रखेंगे और फिर धीरे धीरे दायरे को बढ़ाते जाएंगे। अब एरिक चेल्सा से बोलता है कि क्या तुमने पिछले कुछ दिनों में कुछ अजीब नोटिस किया? तो चेल्सा बोलती है नहीं। तो एरिक बोलता है मुझे डाउट है उसके आर्ट प्रोफेसर पर। तो चेल्सा बोलती है ठीक है, आर्ट प्रोफेसर के घर का एड्रेस निकालो। और वही दूसरी तरफ हम आर्ट प्रोफेसर को देखते हैं, उसका रूम पार्टनर आता है और ये उसका रूम पार्टनर कोई और नहीं, ये वही शख्स होता है जिसने मेट्रो में बम रखा था। वो आते ही आर्ट प्रोफेसर को शूट कर देता है और मैडी को किडनैप कर लेता है। और जब एरिक और चेल्सा आर्ट प्रोफेसर के घर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां उसकी डेड बॉडी मिलती है और वही चेल्सा नोटिस करती है मैडी का हैंडबैग वहीं पड़ा होता है। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर समाप्त हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत 2 साल पहले के समय को दिखाते हुए होती है और हम देखते हैं एलन और डेल को और हम देखते हैं वो दोनों एंड्रेज जो कि रॉयल फैमिली का मेंबर था, उसके पैरों में जंजीर बांधकर उसे पानी में फेंक देते हैं। तो एलन डेल से बोलती है कि इस तरह का मर्डर करने में मुझे बिल्कुल ही मजा नहीं आता, जब तक खून खराबा ना हो तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने किसी को मारा है। तो डेल बोलता है खून खराबे के बाद हमें सफाई भी करनी होती है। और अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। हम देखते हैं जब रोज और पीटर अपने होटल से व्हाइट हाउस के लिए निकलते हैं तो बाहर उनका डेल और एलन अपनी गाड़ी में इंतजार कर रहे होते हैं। अब डेल एलन पीटर और रोज का पीछा कर रहे होते हैं और साथ ही हम देखते हैं डेल ने पहले से ही पीटर की गाड़ी में एक ट्रैकर लगाया होता है और वही पीटर रोज से बोलता है कि मैं तुम्हें व्हाइट हाउस नहीं ले जाऊंगा, मैं तुम्हें अपने दोस्त सिस्को के घर पर ले जाऊंगा, क्योंकि अगर हम दोनों व्हाइट हाउस गए और कुछ गड़बड़ हुई तो हम दोनों एक साथ ही पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे। वही रास्ते में पीटर को डाउट होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, वो अपनी गाड़ी को तेज भगाता है। और वही दूसरी तरफ हम एरिक को देखते हैं जो चेल्सा को बताता है कि मैंने पूरे घर को चेक कर लिया, फोर्स एंट्री का कोई भी निशान नहीं है, हमारे अलावा इस घर में जबरदस्ती कोई नहीं घुसा है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम बेन अल्मोरा को देखते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट से मिलने रात में उनके घर जाता है और उनको बताता है कि मैडी सिक्योरिटी टीम को चकमा देकर वहां से भाग गई। और जब हम लोग उसके आर्ट टीचर के घर गए तो हमें उसकी डेड बॉडी वहां मिली और साथ ही मैडी का पर्स और अलार्म स्विच दोनों वहां पर थे। इसका मतलब मैडी अब किडनैप हो गई है। और इधर हम देखते हैं अब पीटर रोज को सिस्को के घर पर छोड़ता है और वहां से व्हाइट हाउस के लिए निकलता है। और दूसरी तरफ अब हम देखते हैं चेल्सा और एक आर्ट टीचर के घर की तलाशी लेते हैं तो उन्हें एक मैडी की पेंटिंग मिलती है। तो एरिक बोलता है इसका मतलब ये प्लान बहुत पहले से बनाया जा रहा था। और वही उन्हें एक और पेंटिंग मिलती है जिसमें एक आदमी के पीठ पर एक ड्रैगन का टैटू बना होता है। ये वही आदमी है जिसने मेट्रो में बम रखा था और जिसने मैडी को किडनैप किया है। और तभी वहाँ बेन अल्मोरा आ जाता है और चेल्सा को बोलता है कि आज से तुम्हारी छुट्टी, तुम घर जाओ और आराम करो, अब इस टीम को एरिक लीड करेगा। तो एरिक बोलता है कि देखो बेन, अगर तुम चाहते हो मैं इस केस को सॉल्व करूं
करूं तो मुझे इस केस में चेल्सा की जरूरत होगी, क्योंकि चेल्सा के पास मेडी का पूरा शेड्यूल है और चेल्सा मेडी को अच्छे से समझती है। तो बेन बोलता है ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो चेल्सा तुम्हारे साथ इस केस में काम करेगी, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन को तुम ही लीड करोगे। और वही दूसरी तरफ अब हम रोज को देखते हैं जो सिस्को के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है। तो सिस्को को बोलती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी डेट कैंसिल हो गई। तो रोज सिस्को से पूछती है कि तुम्हारी पीटर से कब मुलाकात हुई थी। तो सिस्को बोलता है हम दोनों ट्रेनिंग के समय एक ही रूम में थे और पीटर तो मेरा जिगरी दोस्त है। और वही रोज बोलती है मैंने पीटर के मुंह से दोस्तों के नाम पे सिर्फ तुम्हारा ही नाम सुना है और मैंने देखा भी पिछले कुछ दिनों में वो तुमसे कई बार मदद मांग चुका है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं डेल और एलन पीटर की गाड़ी को ट्रैक करते हुए सिस्को के घर के बाहर आ चुके थे। वो सिस्को के घर पे नजर रखे हुए थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एरिक और चेल्सा को देखते हैं, जहाँ चेल्सा एरिक पर चिल्ला रही होती है। वो बोलती है तुमने मेरी शिकायत बेन अल्मोरा से की। तो एरिक बोलता है मैंने तुम्हारी शिकायत नहीं की थी, उसने तुम्हारे बारे में मुझसे पूछा था। और दूसरी बात, कल जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती है, क्योंकि मेडी जब गायब हुई उस टाइम उसके साथ तुम थी, मैं नहीं। और दूसरी बात, मुझे तुम्हारा बॉस बनने का कोई शौक नहीं है। यहाँ कोई बॉस नहीं है, यहाँ हम दोनों मिलकर इस केस को सॉल्व करेंगे। अब एरिक और चेल्सा मेडी की कमरे की तलाशी लेते हैं और वही एरिक पूछता है ये बताओ, अगर मेडी अपने आर्ट टीचर के साथ कुछ स्पेशल डेट प्लान कर रही थी तो किसे बता सकती है? तो चेल्सा बोलती है मुझे। तो एरिक बोलता है लेकिन उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तभी चेल्सा को याद आता है एक दिन मेडी अपने कमरे में कुछ छिपा रही होती है और चेल्सा ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो कभी नहीं देखेगी उस सामान को, लेकिन आज चेल्सा उस बॉक्स को निकालती है। तो हम देखते हैं उस बॉक्स में कई सारे कार्ड होते हैं। तो उन्हें वहाँ पर सेव अर्थ नाम की एक संस्था का कार्ड मिलता है और जब वो लोग सोशल साइट पे उस संस्था को चेक करते हैं और उनके फोटोज में एक फोटो उन्हें और भी दिखता है, जिनमें एक शख्स के पीठ पर वही ड्रैगन का निशान होता है, लेकिन इसका चेहरा वहाँ नहीं दिखता। लेकिन अब एरिक और चेल्सा को लीड मिल चुकी थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पीटर अब व्हाइट हाउस पहुँच चुका होता है। वो डायना फार से मिलता है। तो डायना पीटर से पूछती है कि रोज कहाँ है? तो पीटर बोलता है रोज और हार्डिक्स दोनों सुरक्षित हैं और रोज को मैंने अपने एक दोस्त के पास रखा है। अब डियाना बोलती है कि मैंने टर्ल लेक के बारे में पता कराया तो मुझे पता चला वो कंपनी दूसरे देशों से हथियारों की डील करती है। उसका सीईओ पहले आर्मी ऑफिसर था। तो पीटर बोलता है टर्ल लेक ने ही उस मेट्रो में बम ब्लास्ट करवाया था। तो डियाना बोलती है तुम्हारा मतलब ये है कि टर्ल लेक का सीईओ गॉर्डन वीक पीआईपी ग्रुप से मिला हुआ है? तो पीटर बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है। पीआईपी ग्रुप का नाम तो हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। पीआईपी का बम ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो पीटर बताता है इन सब के पीछे हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और साथ ही पीटर डियाना को एविडेंस दिखाता है। तो डियाना बोलती है ठीक है, हमें सारी बातें प्रेसिडेंट को बतानी होगी। तो पीटर बोलता है ठीक है, मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ और रोज को छिपा कर यहाँ लाए। लेकिन जाने से पहले डियाना पीटर को बोलती है तुम अपने पुलिस वाले दोस्त से बोलो कि रोज को लेकर घाटी के पास आए। ये बातें सुनकर पीटर दंग रह जाता है। वो समझ जाता है डियाना भी इस साजिश का हिस्सा है, क्योंकि उसने डियाना को एक बार भी नहीं बताया था कि उसका दोस्त एक पुलिस वाला है। डियाना के जाने के बाद पीटर रोज को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो सतर्क रहे और डियाना को पता है कि तुम कहाँ भी हो। और साथ ही पीटर रोज को बताता है कि तुम अभी निकलो और उसे एक सीक्रेट लोकेशन के बारे में बताता है। बोलता है मैं वहीं तुमसे मिलूंगा। और वहीं दूसरी तरफ डियाना एडम को कॉल करती है, उस किलर को, और उसको बोलती है कि पीटर और रोज को हमारे बारे में सब कुछ पता है। वो यहाँ तक जानते हैं कि इन सब में वाइस प्रेसिडेंट का हाथ है। तो एडम बोलता है अब हमें क्या करना चाहिए? तो डियाना बोलती है मैं यहाँ पीटर को अरेस्ट कराती हूँ और तुम्हारा काम है रोज को खत्म करना। एडम डेल को ऑर्डर देता है रोज को मारने के लिए, लेकिन तब तक सिस्को रोज को लेकर उसी गाड़ी से निकलता है जिस गाड़ी के अंदर ट्रैकर लगा होता है। अब डेल और एलन उसका पीछा करते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डियाना अब सिक्योरिटी ऑफिसर को लेकर अपने केबिन में आती है। तो देखती है वहाँ से पीटर जा चुका था। अब पीटर व्हाइट हाउस से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसका सिक्योरिटी कार्ड बैन कर दिया जाता है। अब पीटर कोई भी गेट नहीं खोल सकता था। तो पीटर अपने एक कलीग का बैज चुरा लेता है। वो भागते हुए बेसमेंट में जाता है। अब किसी तरह पीटर व्हाइट हाउस से बाहर आ जाता है और वही दूसरी
दूसरी तरफ हम देखते हैं सिस्को की गाड़ी का पीछा डेल और एलन कर रहे होते हैं। हालांकि सिस्को उनसे तेज गाड़ी चलाता है, लेकिन फिर भी डेल उस गाड़ी को ट्रैक करके वहां आ जाता है। तो सिस्को बोलता है मुझे पूरा डाउट है इस गाड़ी में ट्रैकर लगाया गया है। तो सिस्को रोज को बोलता है मैं थोड़ी दूर पे जाकर गाड़ी को धीमी करूंगा, तुम गाड़ी से उतर जाना, मैं अपने लिए बैकअप बुलाऊंगा और मैं इनसे निपट लूंगा। और आगे जाकर सिस्को वही करता है, रोज वहाँ उतर जाती है। लेकिन डेल को पता चल जाता है, क्योंकि डेल अपने मोबाइल से उसकी गाड़ी को मॉनिटर कर रहा था। वो देखता है वहाँ कार थोड़ी देर के लिए रुकी थी। तो डेल भी उसी लोकेशन पर उतरकर रोज का पीछा करते हुए उस नदी के किनारे पहुँचता है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं एलन सिस्को के गाड़ी को टक्कर मारती है। और जब तक सिस्को अपनी गाड़ी से बाहर आता, एलन जाकर उसे शूट कर देती है और सिस्को वहीं मारा जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डेल रोज का पीछा करते हुए नदी के किनारे तक आ जाता है। तो डेल रोज पर हमला करता है। रोज अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन डेल बहुत ताकतवर था और रोज का गला दबाने लगता है। और तभी वहाँ पीटर आ जाता है। अब डेल और पीटर के बीच में फाइट होने लगती है। अब रोज देखती है डेल पीटर पर भारी पड़ रहा था, तो रोज लकड़ी का मोटा टुकड़ा लेकर आती है और डेल के सर पर मारती है। डेल दूर जाकर गिरता है और तभी डेल अपनी जेब से गन निकालता है, लेकिन तभी पीटर उस पर झपटता है, उसकी गन पकड़ लेता है। अब पीटर डेल में दोबारा फाइट होने लगती है और इसी दौरान 3-4 मिस फायर होते हैं। अब दोबारा रोज वही लकड़ी का टुकड़ा लेकर आती है और डेल के पैर पर मारती है। डेल घायल हो जाता है और गन पीटर के पास होती है। तो पीटर रोज को बोलता है कि जल्दी जाओ और पुलिस को कॉल करो, लेकिन रोज चाहती थी कि डेल को वहीं मार दिया जाए। वो बोलती है इसने मेरे आंटी अंकल को मारा है, लेकिन पीटर चाहता था डेल को अरेस्ट करना। रोज डेल की तरफ बढ़ती है, तभी डेल को मौका मिल जाता है चाकू निकालने का। वो चाकू निकालकर रोज पर हमला करता है और इधर पीटर फायर करता है, तो देखता है उसके बंदूक में अब गोली नहीं थी। पीटर रोज को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और चाकू पीटर के पेट पर लगता है। पीटर घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो डेल को पीछे से पकड़ लेता है और डेल का गला दबाता है और डेल की वहीं मौत हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं डियाना फार से मिलने वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट डियाना से पूछते हैं कि क्या मेरी बेटी की किडनैपिंग में तुम्हारा हाथ है? तो डियाना बोलती है बिल्कुल नहीं, लेकिन पीटर को इस केस के बारे में सब कुछ पता है, यहाँ तक कि तुम्हारी और विक की नजदीकियों के बारे में भी। उनके पास उन पैसों के ट्रांजैक्शन की भी डिटेल है जो तुम्हारे नाम से ट्रांसफर की गई थी। तो वाइस प्रेसिडेंट पूछते हैं अभी पीटर है कहाँ? तो डियाना बोलती है वो गायब हो चुका है। तो वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं अब हमें क्या करना चाहिए? तो डियाना बोलती है अगर हम पीटर को रोक नहीं सकते तो उसे बदनाम तो कर सकते हैं। और वही दूसरी तरफ हम एलन को देखते हैं। वो सिस्को को मारने के बाद वही नदी के किनारे पहुंचती है, तो उसे वहाँ डेल की डेड बॉडी मिलती है। डेल की डेड बॉडी को देखकर एलन बहुत दुखी होती है और गुस्से के साथ वहाँ से निकलती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पीटर रोज को लेकर एक बीच के किनारे जाता है जहाँ बहुत सारी बोट खड़ी होती हैं। उनमें से एक बोट को बोलता है ये मेरे अंकल की बोट है और इसके अंदर फर्स्ट एड होगा। पीटर को इलाज की जरूरत थी क्योंकि पीटर अभी घायल था। और वही दूसरी तरफ हम बेन अल्मोरा को देखते हैं जो एरिक को कॉल करता है और उसको बताता है कि मैडी के किडनैपर की हमें कुछ जानकारी मिली है, हम सस्पेक्ट का फोटो तुम्हें भेज रहे हैं। हम देखते हैं एरिक के साथ चेल्सा भी होती है। जब एरिक सस्पेक्ट का फोटो चेल्सा को दिखाता है तो चेल्सा बोलती है ऐसा नहीं हो सकता। और इधर हम देखते हैं रोज पीटर के चोट पर स्टिच करती है और दवाइयाँ लगाती है। और हम देखते हैं पीटर रेडियो पे न्यूज सुनता है जहां वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे होते हैं कि देशवासियों मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, मेरी बेटी को किडनैप कर लिया गया है और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी बेटी को ढूंढने में मदद करें। और वही न्यूज में बताया जाता है कि सस्पेक्ट का नाम पीटर सदरलैंड है, उसका फोटो टीवी पर दिखाया जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।